जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसमें मौजूद एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। और मज़ीद वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में तकरीबन तमाम केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं 9, 10, 11, 12 इसके लिंक्स जो हैं वो दे दिए गए हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ और क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम चलें पहले क्वेश्चन की तरफ तो क्वेश्चन ये है कि आइसोटॉप्स जो हैं वो किस क्वालिटी के लिहाज से जो हैं वो डिफ़र करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आइसोटॉप्स को अगर आपने स्टडी किया हुआ है तो मैं आपको एक बात पता चलूँ। लेट्स से दैट हमारे पास जो है वो 3 न्यूक्लियस हैं, ठीक है। और इन तीनों न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारे पास प्रोटॉन्स हैं। लेट्स से दैट जो प्रोटॉन्स हैं ये रेड कलर के हैं। लेट मी जस्ट मेक इट विद द रेड कलर। आई होप आपको कोई रेड कलर शो हो रहा होगा। सो इन रेड कलर प्रोटॉन्स का मतलब ये है कि अब जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे, वो एक एक इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा आउटर शेल में क्योंकि जो प्रोटॉन्स हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो लुक एट दैट। अब इसमें यह है कि खासियत कि इसमें एक न्यूट्रॉन आपको मिलेगा इस न्यूक्लियस में, और इस न्यूक्लियस में आपको 2 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। यानी आप कह सकते हो कि इसमें जो प्रोटॉन है वो एक है, इसमें भी प्रोटॉन जो है वो एक है, इसमें भी प्रोटॉन जो है वो एक है। अब सब में प्रोटॉन एक है तो सबको मैं जो है वो कहूँगा हाइड्रोजन एटम। सबको मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि ये सब कौन से एटम्स हैं? हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो लिहाजा ये सब हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं देखूं फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट कि इसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो सब में तो एक हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सब में एक जैसे नहीं है। लेट्स से दैट कि इसमें न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, इसमें न्यूट्रॉन जो है वो एक है, इसमें न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 2 हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये 2 न्यूट्रॉन्स हैं। सो अब यहाँ पर सिनेरियो ये होगा कि इसमें न्यूट्रॉन नंबर चेंज है, यानी अब हम इसमें कहेंगे कि न्यूट्रॉन सब एटम्स में सेम नहीं है। स्टूडेंट्स, जो एटम का मैस होता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक मैस। एटम का मैस जो है वो प्रोटॉन पर डिपेंड करता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करता। तो मैं कहूँगा अगर एटॉमिक मैस मैंने कैलकुलेट करना है तो मुझे पता होना चाहिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर भी वही हिसाब होगा कि हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की, और यहाँ पर भी बात करेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की। तो लिहाजा एटॉमिक नंबर जो है हमें अंदाज़ा हो जाएगा, सॉरी एटॉमिक मैस का जो है हमें अंदाज़ा होगा तीनों एटम्स का। अब यहाँ पे जो मैस होगा दैट इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक 1। रीज़न ये होगा क्योंकि प्रोटॉन यहाँ पर 1 है और जो न्यूट्रॉन है यहाँ पर 0 है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोटॉन तो एक है लेकिन न्यूट्रॉन भी जो है वो एक है, तो इसका आंसर जो है वो 2 होगा। यानी यहाँ पे एटॉमिक मैस जो है वो 2 होगा, यहाँ पे एटॉमिक मैस जो है वो 1 होगा। और यहाँ पे प्रोटॉन एक है, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स 2 हैं, तो 1 जमा 2 को करें तो कैलकुलेशन 3 की आएगी। तो यहाँ पे एटॉमिक मैस जो है वो 3 होगा। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें पता है क्या पता लग रहा है? यहाँ पे पता लग रहा है कि एटॉमिक मैस, अब एटम जो होता है लेट्स से दैट ये सब हाइड्रोजन एटम्स हैं। सो ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, सबका एटॉमिक नंबर 1 है। सो हम यहाँ पर सबका एटॉमिक नंबर 1 लिखेंगे। और सबका जो मैस नंबर है, इसका मैस नंबर भी बताया 1 है, इसका मैस नंबर 2 है, इसका मैस नंबर 3 है। यानी एटॉमिक नंबर के लिहाज से सब एक जैसे हैं, लेकिन मैस नंबर के लिहाज से सब एक जैसे नहीं है। एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी जो भी प्रोटॉन होंगे उनको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये आपको पता होना चाहिए। और जो एटॉमिक मैस होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, यानी ए इसका 1 है, इसका ए जो है वो 2 है, और इसका ए जो है वो 3 है। सो ये स्टोरी हमें समझ में आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और बात आप याद रखिएगा कि अब यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, मतलब केमिकली ये तीनों हाइड्रोजन ही हैं, लेकिन इसके हमने फिर भी नाम थोड़े से डिफरेंट रखने की कोशिश की। इसका नाम हमने रख दिया प्रोटियम, इसका नाम हमने रख दिया ड्यूट्रियम, और इसका नाम हमने रख दिया ट्रीटियम। यानी हमने इनके नाम भी थोड़े से चेंज कर दिए। अब ये भी प्रोटियम भी हाइड्रोजन है, ड्यूट्रियम भी हाइड्रोजन है और ट्रीटियम भी हाइड्रोजन है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा
अब हमने एक चीज़ नोटिस की है कि एटॉमिक नंबर सबका सेम है। एटॉमिक नंबर जो है वो सबका क्या है, सेम। और जो मैथ नंबर है इसका मैथ नंबर कह लो, मैथ नंबर, एटॉमिक नंबर को मैंने जी से रिप्रेजेंट किया था, मैथ नंबर को मैंने ए से, तो मैथ नंबर या एटॉमिक मैथ आप कह लो, एटॉमिक मैथ ये क्या है सबका डिफरेंट। तो यहाँ से हमें एक कहानी समझ में आती है कि ये तीनों आपस में क्या है, आइसोटॉप्स हैं। आइसोस मीन सेम, टॉप्स मीन प्लेस। आइसोटॉप्स मीन कि इनको पीरियोडिक टेबल में जो है वो सेम जगह मिली है। एज यू नो पीरियोडिक टेबल इज जस्ट काइंड ऑफ अ बिग थिंग, और इसमें जो है वी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे जगह मिली है, यहाँ पे, सो हाइड्रोजन इज बीइंग प्लेस्ड हियर, और यही जगह मिली है पीरियोडिक टेबल में, और कहीं इसको जगह नहीं मिली है। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट्स हैं, आप कह सकते हो कि ये जो हमने आपसे डिस्कशन की है हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट आप तब कहोगे जब सारे एटम्स सेम हो, ऑल एटम्स आर सेम, ऑल एटम्स आर सेम, ऑल एटम्स आर सेम। अगर सब एटम्स जो है वो एक जैसे होंगे तो फिर हम इनको जो है वो कहेंगे एलिमेंट्स। और अगर एटम्स में मास का डिफरेंस होगा तो मास के डिफरेंस होने की बुनियाद पर हम इनको डिक्लेयर कर देंगे आइसोटॉप्स। तो हाइड्रोजन के तो पता लगेगा कि 3 आइसोटॉप्स होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। देर आर वेरी डिफरेंट एलिमेंट्स जिनका सिर्फ एक ही आइसोटॉप होता है। जैसे लेट्स से दैट हमारे पास सोडियम एलिमेंट है, इसका सिर्फ एक ही आइसोटॉप होता है, एक से ज़्यादा होते ही नहीं है। और इस तरह देर आर सर्टेन लाइक 10 के जो है 9 आइसोटॉप्स होते हैं। वी यूज टू राइट एट स्टैनम 10 को SN लिखते हैं, सो दैट इज़ नॉट द वे टू राइट इट। ये है तरीका लिखने का, स्टैनम जिसको हम 10 कहते हैं। सो अब इसके 9 आइसोटॉप्स हैं। अब ये हमें क्लियर हो रहा है यहाँ से कि भाई देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। आइसोटॉप्स जो है, इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो एटॉमिक नंबर है एटॉमिक नंबर अगर सेम होता है तो याद रखना है आपने, केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होती हैं, ये शर्त है। मतलब अगर लेट्स से दैट अब ये हाइड्रोजन है, लेट्स से प्रोटियम है, अब प्रोटियम का लेट्स से दैट कि मैं वाटर क्रिएट करता हूँ, ऑक्सीजन से मिलाता हूँ, तो इसको भी मैं वाटर कहूँगा। लेट्स से दैट दूसरा जो ड्यूट्रियम है वो भी ऑक्सीजन से मिलता है, तो इसको भी मैं वाटर कहूँगा। लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा पानी जो है इसका जो एटॉमिक मास है 1 है, और 2 एटम्स का होगा तकरीबन कोई 2 और ऑक्सीजन का 16, तो इसका मास जो है टोटल वो 18 ग्राम होगा। तो इसका तो मास ये होगा 18 ग्राम, लेकिन इसका मास 20 ग्राम आएगा क्योंकि एक एटम का वजन जो है वो 2 AMU है, यानी 2 इसका मास है। तो अब लिहाजा 2 एटम्स का 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन का फिर वही 16, तो टोटल 4 + 16 गोज टू 20। इसलिए हम इसको एक थोड़ा सा नाम चेंज करेंगे, हैवी वाटर। अब जब जो ड्यूट्रियम यानी D2O भी आप इसको कह सकोगे, लेकिन D2O आप कह सकते हो, लेकिन इसको आप H2O ही फॉर्मूला लिखोगे ना, क्योंकि सिंबल तो सेम रहेगा तीनों का। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास H2O बना है जो जिसमें हमारा ट्रीटियम है, अब ट्रीटियम का जो पानी है दैट इज़ वेरी रेयर, T2O जो है वो रेयर है। रीज़न ये है कि जो डेफिनेटली इसका मास जो है वो 22 ग्राम होगा एक मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पर हमें समझ में आती है कि भाई देर इज़ समथिंग गोइंग काइंड ऑफ फिनोमेना जिसमें ये मास पानी मॉलिक्यूल काफ़ी हैवी हो गए। अब ये जो रेडियो एक्टिव भी होता है, याद रखो, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ट्रीटियम, ये रेडियो एक्टिव भी होता है, यानी ये कुछ शुआएं निकालता है, अपने रेडिएशंस निकालता है। तो ये भी ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये रेडिएशंस निकालता है। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि भाई केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, सब पानी ही बना रहे हैं, लेकिन देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इसका मास 18 आया, इसका मास 20 आया, इसका मास 22 आया। तो ये था MCQ जो आपसे वो क्वेश्चन कर रहा था। अब MCQ की तरफ चलते हैं। ही इज आस्किंग आइसोटॉप्स किस चीज़ में डिफर करते हैं? प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मैसेज, मैसेज के लिहाज से प्रॉपर्टीज़, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सबकी सेम थी, लिहाजा ये तो नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से जो है डिफर करते हैं, ये भी गलत बात है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी तो तीनों की सेम थी, तीनों ही पानी बना रहे थे। सो द एक्सटेंट टू विच दे मे बी अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में भी तीनों को तो एक ही किस्म से ट्रीट किया जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारे पास आंसर है प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन मैथ, यानी मैथ की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आइसोटॉप्स डिफरेंट कर जाते हैं, क्योंकि सबका मैथ अलग हो जाता है। डेफिनेटली फिर इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है उस लिहाज से। तो लॉट ऑफ थिंग्स गेट डिफरेंट विद द मैथ। तो ए इज ऑप्शन इज गोइंग टू बी द कंसिडरेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम द गिवन वंस इन ईच क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम सूटेबल आंसर की तरफ देखना चाहें तो आइसोटॉप्स विद इवन एटॉमिक मासेस आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। आइसोटॉप्स जो हैं जिनके इवन एटॉमिक मासेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आइसोटॉप्स विद ऑल एटॉमिक मासेस आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है ज़्यादा होना, यानी कंपैरेटिवली जो अबंडेंट होंगे जिनका एटॉमिक मैसेज ऑड होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 2 में नहीं आता ये। सो आइसोटॉप्स विद इवन एटॉमिक मैसेज एंड इवन एटॉमिक नंबर्स आर कंपैरेटिवली अबंडेंट, और आइसोटॉप्स विद इवन एटॉमिक मैसेज एंड ऑल एटॉमिक नंबर्स आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। स्टूडेंट्स ये एक रेफरेंस लिया गया है, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखें, रीड कर सकते हैं कि जिनका एलिमेंट्स हैविंग इवन एटॉमिक नंबर आर यूजुअली, पेज नंबर 4 है ये, elements of even atomic number are usually have a larger number of isotopes, and isotopes whose mass numbers are multiple of 4, यानी 4 के मल्टीपल भी इवन ही होंगे ना, सो आर अबंडेंट। तो लिहाजा ऐसी इस वहाँ पर स्टेटमेंट ठीक होगी जिसमें इवन एटॉमिक नंबर लिखा हो और इवन एटॉमिक मैस लिखा हो, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 में भी डेफिनेटली सारे नंबर्स तो इवन ही होंगे। तो लिहाजा दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप, ये स्टेटमेंट ठीक होगी। आइसोटॉप्स विद इवन एटॉमिक मैसेज एंड इवन एटॉमिक नंबर्स आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। तो यहाँ पर कंसिडरेबल आंसर जो है वो सी ही होगा। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है मैनी एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज, यानी बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मैसेज फ्रैक्शंस में होते हैं। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, इसमें ऐसा क्यों होता है पूछा जा रहा है। सो द मैथ ऑफ द एटम इज इटसेल्फ फ्रैक्शनल। जो मैथ होता है किसी एटम का वो खुद ही फ्रैक्शनल है। सो एटॉमिक मैसेज आर एवरेज मैसेज ऑफ आइसोबार्स। जो हमारे पास एटॉमिक मैसेज होते हैं वो कोई एवरेज मैसेज होते हैं किसी भी आइसोबार्स की। उसके बाद एटॉमिक मैसेज आर एवरेज मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स। जो एटॉमिक मैसेज होते हैं वो एवरेज मैसेज होते हैं आइसोटॉप्स के। एटॉमिक मैसेज आर एवरेज मैसेज ऑफ इट्स आइसोटॉप्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिलेटिव अबंडेंस, यानी जो एटॉमिक मैसेज होते हैं वो एवरेज होते हैं उनके रिलेटिव अबंडेंस के लिहाज से। तो ये क्लोजेस्ट आंसर लग रहा है मुझे डी ऑप्शन, बिकॉज मैनी एलिमेंट्स का फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज ये होता है कि मतलब बहुत से हम देखते हैं, जैसे हमने अभी देखा हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। उनमें हमारे पास इन तीनों का जो हम मैथ लिखेंगे वो पीरियोडिक टेबल में हम लिखते हैं 1.008। मतलब किसी हाइड्रोजन 1 का, हाइड्रोजन 2 का या हाइड्रोजन 3 का नहीं लिख देते, बल्कि तीनों का हम एवरेज उनकी अबंडेंस के लिहाज से, यानी कौन सा कितने फीसद पाया जाता है। डेफिनेटली प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला 99% पाया जाने वाला आइसोटॉप है, तो उसका उस लिहाज से फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा लिखा जाता है। बहरहाल सबका एवरेज निकाल ज़रूर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय द टोटल मैसेज से। तो अब ये मैंने आपको एक वीडियो भी बना के दी इस पर, एवरेज एटॉमिक मैसेज पे, वो आप देख भी सकते हो। तो बहरहाल ये है कि ये हमारे पास इसका जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सो स्टूडेंट्स डी को ही आप जो है वो राइट आंसर कंसीडर करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन किया जा रहा है नेक्स्ट, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, यानी आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन्स के 1 मोल का वजन पूछा जाए तो क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन का वजन क्या होता है और फिर 1 मोल तो आपको पता होगा कि दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास वज़न होता है किसी एक मोल का, तो लिहाजा इसको हम कंसिडर करेंगे। अब ए बी सी डी जो है हमारे पास 4 ऑप्शन है इसमें, और इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के वज़न को हमने फाइंड करना है। लिहाजा स्टूडेंट्स हम देखें तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे। और फिर स्टूडेंट्स अगर हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन के वज़न की, तो एक इलेक्ट्रॉन का वज़न होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन का वज़न है। अब आप खुद सोचें
आपने इतने इलेक्ट्रॉन्स का वज़न बताना है, तो लिहाजा आप इसको कैसे करेंगे? तो लिहाजा इस तरह हम क्या करेंगे कि डेफिनेटली 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन हैज़ मास 9.1 इंटू 10⁻31 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अब इनके मास को कैलकुलेट करने के लिए जो एक इलेक्ट्रॉन का वज़न है उसको इस नंबर के साथ जो है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो है एक आंसर आएगा विच इज़ 5.5 इंटू 10⁻⁻7, राइट। इसको सॉर्ट आउट करने के बाद kg। और अगर आपको केजी में आंसर नहीं लाना है, आपको उसको मिलीग्राम में लेकर जाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो 1 केजी है वो 1 केजी बराबर होता है तकरीबन 10⁻6 मिलीग्राम के। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ व्हाट यू वांट टू अंडरस्टैंड। ये चीज़ पूछी जा रही है। सो डेफिनेटली मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर आप देखेंगे, यानी आप अब जो है मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है अब यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो आप डेफिनेटली 5.5 इंटू 10⁻⁻7 kg जो आपके पास है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻6 के साथ, ठीक है। आप 10⁻6 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब आपके पास जो आंसर आएगा डेफिनेटली वो मिलीग्राम्स में आएगा, दैट इज़ 0.55 मिलीग्राम्स। सो दैट मेक्स एन आइडिया। ये हमारे पास एक कंसिडरेबल राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर हम आंसर फाइंड करने की कोशिश करें तो हमें नज़र आ रहा है ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होगा। सो उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, एक 27 ग्राम एल्यूमिनियम है, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। लेकिन कितनी ऑक्सीजन के साथ ताकि वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाए? तो लिहाजा इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है। तो अब डेफिनेटली हमारे पास एल्यूमिनियम है, उसका वेट ये बता रहे हैं विच इज़ 27 और वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। अब इसका वेट नहीं आपको वो बता रहे, ठीक है। और इसने रिएक्ट करके प्रोड्यूस कर देना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। इट इज़ नोन एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहोगे। ये प्रोड्यूस करेगा वो। लेकिन द क्वेश्चन कम्स हेयर कि आखिर ये कितनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा? 27 ग्राम, राइट। अब इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो मोलर मास है एल्यूमिनियम का, अगर हम पहले वो देखना चाहें मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम, तो वो भी 27 के ग्राम के ही बराबर है। सो हम ये कह सकते हैं 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड, मतलब 1 मोल जो है वो यूज़ हुई है। डेफिनेटली 27 ग्राम यूज़ हुई है तो 1 मोल यूज़ हुई है। अभी ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बैलेंस नहीं है, तो इसको अगर हम बैलेंस करने की तरफ चलें तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। हमें पता होना चाहिए बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को। तो ये याद रखो, ये 4 मोल जो है एल्यूमिनियम यूज़ होगा 3 मोल्स ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करेगा 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कैसे? ये देखेंगे, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, सो 3 2 आर 6। तो यहाँ पर टोटल 4 एल्यूमिनियम के आपको एटम्स नज़र आ रहे हैं और 6 आपको नज़र आ रहे हैं एटम्स नज़र ऑक्सीजन के। और यहाँ पर भी देखें कंपाउंड फॉर्म में 4 एल्यूमिनियम जो हैं वो 6 ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हैं। तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ बैलेंस इक्वेशन, राइट। तो अब यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि एल्यूमिनियम के 4 मोल्स जो हैं वो 3 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जो एल्यूमिनियम है उसका अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो एल्यूमिनियम के 4 मोल्स यूज़ हो रहे हैं और ऑक्सीजन के यूज़ हो रहे हैं तकरीबन कोई 3 मोल्स। ये अभी आपको बैलेंस इक्वेशन में नज़र आया। सो ये चीज़ तो हमें पता है। अब डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे 1 क्रिएट करना चाहें ताकि हम कंपैरेटिवली पता लगाएं, ऑक्सीजन का पता लगाएं, तो 1 जो है कंपैरेटिवली यहाँ क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमें 3/4 करना पड़ेगा। डेफिनेटली हम इस 4 को नीचे यहाँ पर 3 पे लाके डिवाइड कर देंगे। अब आप कहेंगे हम ये क्यों कर रहे हैं, कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? ताकि स्टूडेंट्स हम कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता लगे कि आखिर अगर 1 मोल यूज़ हो रहा है एल्यूमिनियम का, क्योंकि हमें पता लग गया है कि 27 ग्राम में 1 मोल होता है,
तो लिहाजा अगर 1 मोल यूज़ हो रहा है तो आखिर ऑक्सीजन के कितने मोल्स यूज़ हो रहे हैं, हमें उसकी मोलैरिटी का पता लग गया है। अब स्टूडेंट्स इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके मोलर मैथ से, ताकि हम पता लगा सकें मैथ। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ। एल्यूमिनियम मोल जो है ना, मोल कैलकुलेट कर, अगर आपको मोल्स पता लग जाएं तो आपको मैथ भी पता लग सकता है और आपको पार्टिकल्स का भी पता लग सकता है। ये मैंने बार बार अपनी वीडियोस में आपको बातें बताई हुई हैं, बहरहाल अभी फिर मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब ये जो मैथ है, मैथ आप कह लो कि आपको पता तो नहीं है, आपने ये तो बताना है, ऑक्सीजन का मैथ तो बताना है, ग्राम्स में आपने मैथ बता देना है। लेकिन आपको अभी जो चीज़ पता है वो क्या है, मोल्स। अब आपको मोल्स पता लगे, मोल से मैथ्स की तरफ कैसे आते हैं कि जो जो भी मोल्स आपको पता होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रोस मोलर मैथ्स के साथ। तो अब आपके पास मोल्स क्या है, यू हैव 3/4 मोल्स, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसके मोलर मास के साथ ऑक्सीजन की। डेफिनेटली एक ऑक्सीजन जो है वो 16 मास कैरी करता है और 2 ऑक्सीजन जो है वो जो मास कैरी करेंगे वो 32 ग्राम होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे गोना ऐड अप टुगेदर और ये 32 आपके पास रिजल्ट आएगा। सो 32 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, सो यहाँ पर 1 ही रहेगा। सो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि आप इनको आपस में अगर कैलकुलेट करोगे, प्लस माइनस डिवाइड करोगे, तो आपके पास 24 ग्राम आंसर आएगा। सो दैट मेक्स एन आइडिया स्टूडेंट्स, 24 ग्राम अगर आप ऑक्सीजन यूज़ करो तो नो, बल्कि 24 ग्राम ऑक्सीजन यूज़ होगी, ये हमें आंसर मालूम करना था। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट कि क्या ये वाकई में आंसर ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 24 ग्राम का जो है वो ऑप्शन मौजूद है। सो डी इज गोइंग टू बी द वेरी कंसिडरेबल आंसर, डी है जो इसका आंसर होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब आपने यहाँ पे बताना है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब आपने बताना है यहाँ पे, यानी आपने बताना है कि कौन सी मोल्स में 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन 8 ग्राम होना चाहिए। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। अब स्टूडेंट्स अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो 1 मोल है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी इसमें 1 मोल में तो आपको नज़र आ रहा है कि 32 ग्राम्स ऑक्सीजन होती है। पता है कैसे? क्योंकि आप देखो 1 मोल में ये 1 मोल है, जहाँ पर ये अब आप कहो 1 मोल है, दैट इज 1 मोल, राइट। अब इसमें आप ऑक्सीजन देखो कितने, इसमें ऑक्सीजन 2 हैं, लिहाजा यू नो दैट ऑक्सीजन एक एटम का वजन 16 ग्राम होता है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन से कि इसमें 32 ग्राम्स हैं। यानी आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड में एटम्स हैं ऑक्सीजन के वो 2 हैं 1 मोल में, तो आपके पास डेफिनेटली जब 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के तो 32 ग्राम्स हुआ ना आपके पास। लेकिन आपने बताना है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितना होगा, तो लिहाजा इसको करना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। आप लिखो यहाँ पर कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। अब आप क्या करने वाले हो, आप नेक्स्ट अब ये कर दो कि आप इस 32 को नीचे डिवाइड कर दो, तो आपको होगा कि 1/32 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया ना, बहुत ही ईजी हो गया इसको करना। तो अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 1 ग्राम के, अगर आपके पास 1 ग्राम ऑक्सीजन हो तो आपके पास इतने मोल्स होंगे, राइट, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमें 1 ग्राम आंसर नहीं चाहिए ऑक्सीजन का, 8 चाहिए। दोनों तरफ 8 को मल्टीप्लाई कर दो, लिहाजा 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/32 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो अब यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो आपको रिक्वायर्ड था। और इसको आप अगर सॉर्ट आउट करो तो इसका आंसर कोई बनता है 0.25। अभी कैलकुलेटर से आप करके देख लो। तो 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होगा। सो दैट मेक्स द आइडिया स्टूडेंट्स। सो चेक इट आउट, ये आपके पास MCQs में ऑप्शन है। ओके, सो हेयर वी हैव ऑन द स्क्रीन, और ये देखो अभी है यहाँ पर, ओके है, ए ऑप्शन इज गोइंग टू बी द वेरी सूटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें पूछा जा रहा है कि आपको सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में नज़र आ रहे हैं। क्या 3.6 ग्राम पानी में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं,
स्टूडेंट ये सारी एवोगैड्रोस कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा सा आपको फार्मूले को याद करना होगा। अभी मैं फार्मूला बताता हूँ, आप उसको अब याद कर लीजिएगा। उसके बाद 4.8 ग्राम ऑफ इथानॉल में क्या ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं या 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन मोनो में होते हैं, सब में हमें निकालने होंगे मॉलिक्यूल्स। और जब हम सब में निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा किस में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, सो वही आंसर सही कंसिडर करेंगे। चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे उन्होंने आपको एक हेल्प की है, उन्होंने आपको मास दे दिया है कंपाउंड का। यहाँ पर ये वाटर है, एवरीबडी नो अबाउट वाटर। ये आपको इथानॉल दिखाया जा रहा है, इथानॉल। और ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये मॉलिक्यूल जो है दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये हमारे पास 4 कंपाउंड्स हैं। अब स्टूडेंट्स कभी मॉलिक्यूल का वज़न दिया हो जैसे आपको नज़र आ रहा है, तो आप एक कैलकुलेशन याद रखो कि अगर आपको मोल, पार्टिकल्स और मैस, अगर आपको उन्होंने मैस दे दिया हो तो इट्स वेरी इजी कि आप मोल निकाल सकते हो। मोल्स निकाल लिए तो समझ लो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल समझ लो मॉलिक्यूल्स, आप मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैस से अब मोल पे कैसे आओगे? मैस, जो भी मैस आपको पता है, वट एवर द मैस यू नो, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे मोलर मैस, जो भी मैस, बल्कि सॉरी उसको डिवाइड करोगे मोलर मैस से। अब आप सबको मोलर मैस निकालना आना चाहिए सबका, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। और उसके बाद अगर आप मोल निकाल लो, वट एवर द एक्स वैल्यू जो मोल आपने निकाल लिया, तो मोल को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, वट एवर द मोल आपने पता किया, मोल को आप मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रोज नंबर के साथ। दैट इज हाउ यू जस्ट रियली गो आउट फॉर दिस मॉलिक्यूल्स। तो वाटर का सबको ही पता होगा, तकरीबन जो मोलर मास होता है दैट इज़ 18 ग्राम। सो वाटर का जो मोलर मास है दैट इज़ 18 ग्राम, राइट। और जो हमारे पास इथानॉल है, इसको आप देख लो, कार्बन है इसमें 2 और इसमें 5 हाइड्रोजन है, और इसमें ऑक्सीजन एक और है और एक और हाइड्रोजन है। सो 12 प्लस 1, सो ये प्लस होगा यहाँ पे 16, 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1। तो ये टोटल आप इनका कर लो तो आपके पास मैथ्स निकल आएगा, दैट इज समथिंग लाइक 25 30 40 46 निकल आएगा स्टूडेंट्स। तो जो इथानॉल है दैट इज 46 ग्राम। इस तरह ही अगर आप कार्बन मोनो का निकालोगे, डेफिनेटली कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, दोनों को करोगे तो दैट इज़ 28 ग्राम। और उसके बाद डेफिनेटली जो N2O5 है इसका 108 निकला आएगा इसी तरह से, ठीक है। सो ये निकला है मोलर मैस। ये मोलर मैस आपको निकालना आना चाहिए। अगर आपको ये मोलर मैस नहीं निकालना आता तो फिर ये कैलकुलेशन नहीं हो सकती स्टूडेंट्स। तो मैस को आपने डिवाइड करना है मोलर मैस से। तो डेफिनेटली अब हम इसके लिए करते हैं ट्राई। 3.6 को आपने डिवाइड कर देना है किससे? 18 से। तो आपके पास जो आंसर आएगा इसका समथिंग लाइक उसको डेफिनेटली जो भी आंसर आएगा उसको आपने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मोल को मल्टीप्लाई कर रहे ना, तो उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके बाद करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा समथिंग लाइक आई डोंट नो 0.2। इसको डिवाइड करोगे ना, दैट इज़ 0.2 इंटू एवोगैड्रोज नंबर। और इस तरह से आप यहाँ पर करोगे कि जो भी आपको मैथ्स पता है, वट एवर द मैथ्स यू नो, उसको आप डिवाइड कर दोगे मोलर मैथ्स से। जो आपको मैथ्स क्या पता है 4.8, उसको मोलर मैथ्स से डिवाइड करोगे जो कि निकाला आपने 46, और आप उसको मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से, तो इसका आंसर आएगा समथिंग लाइक 0.1 एवोगैड्रो नंबर। मतलब वो मल्टीप्लाई करना है आपने अभी। उसके बाद फिर अगेन आप निकालोगे इसका भी 0.1 एवोगैड्रो नंबर के साथ आएगा। इसको करोगे तो इसका आएगा 0.05 नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर्स। तो अब देखो सबसे बड़ा एवोगैड्रो नंबर आपके पास कहाँ पे आ रहा है, जस्ट चेक इट आउट दैट 0.2 बड़ा है, 0.1 बड़ा है, 0.1 बड़ा है या 0.05 बड़ा है। तो आई थिंक सो आपका क्या ख्याल है कौन सा बड़ा है? डेफिनेटली 0.2 सबसे बड़ा है, यानी कि 18 ग्राम जो है मतलब 3.6 ग्राम ऑफ वाटर है, इसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं।
क्योंकि आप डेफिनेटली 0.2 को मल्टीप्लाई करोगे वोगैड्रो नंबर से कोई आंसर बहुत बड़ा आएगा, 0.1 को करोगे तो इससे तो छोटा ही आएगा, इसका तकरीबन दोनों का सेम आएगा और इसका तो सबसे छोटा है, लिहाजा सबसे कम आंसर है इसका। सो दैट इज़ व्हाट ए इज़ गोइंग टू बी द वेरी वेरी फेवरेट आंसर। चलते हैं अपने स्क्रीनशॉट की तरफ। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हम क्लोज करेंगे ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स, सल्फर डाइऑक्साइड में कितने एटम्स होंगे? ओके स्टूडेंट्स ये देखो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात याद रखो, सल्फर डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल डेफिनेटली कंटेन सम मॉलिक्यूल्स। तो इसमें अब क्लोजेस्ट आंसर आपने देखना है। तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो आपको 2 मोल नज़र आ रहे हैं, 1 मोल में 2 मोल आपको ऑक्सीजन एटम नज़र आ रहे हैं। तो इतने तो एटम्स नहीं होंगे ऑक्सीजन के। 18.1 इंटू 1023 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, ये भी गलत है क्योंकि 1 मोल में इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 1023 मॉलिक्यूल्स, और 6.02 1023 एटम्स ऑफ सल्फर। ये क्लोजेस्ट आंसर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें एक ही सल्फर है और वो भी 1 मोल होगा। मैं इसमें आपको एक बात बताता हूँ स्टूडेंट्स, देखो सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसमें एक एटम है सल्फर का एंड इसमें 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, यानी 1 मॉलिक्यूल है ये, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 2 एटम्स ऑफ, डेफिनेटली ये 1 मोल है और ये कितने मोल है, ये 2 मोल है। दैट मेक्स एन आइडिया कि एक मॉलिक्यूल यानी 1 मोल। आप मॉलिक्यूल ना लें, अब वो डेफिनेटली आपको 1 मॉलिक्यूल की तो बात कर नहीं रहा, वो कर रहा है एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर की। तो एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में आप 1 निकालोगे तो डेफिनेटली ये 1 मोल ही निकलेगा, इसमें 2 निकालोगे तो 2 मोल से निकलेंगे। दैट मेक्स एन आइडिया। सो यहाँ पर जो आंसर को हम कंसिडर करेंगे दैट इज गोइंग टू बी दिस सी ऑप्शन। सी इज़ द वेरी क्लोजेस्ट आंसर फॉर दिस। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सो स्टूडेंट्स याद रखो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो है 1.4 है, उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, मोल्स निकल आएंगे। तो लिहाजा मोल्स कितने निकलेंगे, लेट्स जस्ट से दैट कि हमारे पास है 1.4 ग्राम है, नॉन जो मास हमें पता है उसको डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास से, जो कि 14 है आई थिंक सो, सॉरी 28 है, और इसका आंसर जो मोल्स निकलेंगे हमारे पास वो निकलेंगे कोई राउंड अबाउट 0.05 मोल्स। अब ये मोल्स हमारे पास निकल आए। अब जब मोल्स हमारे पास निकल आएंगे तो हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन स्टैंडर्ड टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स पे डेफिनेटली 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, लेकिन 1 मोल करती है, लेकिन 0.05 मोल जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ऑक्यूपाई जो वॉल्यूम करेगी वो आप मल्टीप्लाई करेंगे 22.414 को 0.05 से, तो 1.12 इसका आंसर निकलेगा। सो 1.12 दैट इज द सी ऑप्शन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है स्टूडेंट्स में पूछा जा रहा है कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? सो it taken in lesser quantity in grams as compared to other reactants. It's taken in lesser quantity in volume as compared to other reactants. It's taken as it's given the maximum amount of the product which is required. It gives the minimum amount of the product under consideration. So students say the reactants which gives a minimum amount of product is called limiting reactant. तो minimum amount वाला जो है आंसर हमारे पास कह लें कि ज़बरदस्त आंसर होगा। सो दैट गिव्स मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वेरी वेरी फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ और इनके आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज। स्टूडेंट्स रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है दैट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। So the exact second question, the exact masses of isotopes can be determined by dash spectrograph. तो स्टूडेंट्स याद रखें मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप काम कर सकते हैं। तो मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ आप याद रखिएगा, बाय मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ। उसके बाद द फिनोमिनन ऑफ आइसोटोपी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। इसमें स्टूडेंट्स सूडे जो है वो इसका राइट आंसर होगा, सूडे। उसके बाद स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है एम्पिरिकल फार्मूला कैन बी डिटरमिन्ड बाय कंबशन एनालिसिस। एम्पिरिकल फार्मूला कंबशन एनालिसिस निकाला जा सकता है, बिल्कुल आपको मैंने निकालना सिखाया है, मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। फॉर दोज कंपाउंड्स विच हैव डैश एंड डैश इन देम
ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या होना चाहिए, डेफिनेटली जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर जिनमें होगा वही उन्हीं का निकालोगे एम्पिरिकल फार्मूला, दूसरों का निकालना मुश्किल है, क्योंकि कंबशन एनालिसिस से आप उन्हीं कंपाउंड्स का निकालोगे जिनमें कार्बन हाइड्रोजन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां सवाल, अ लिमिटिंग रीएजेंट इज दैट विच कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ। स्टूडेंट्स, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को जो कंट्रोल करता है उसको कहते हैं लिमिटिंग रीएजेंट। उसके बाद नेक्स्ट है जी, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हैज़ डैश एटम्स। डेफिनेटली 1 मोल के अंदर जो ग्लूकोज, में आपको पता है ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो 1 मोल में आपको 6 कार्बन नज़र आ रहे हैं, तो 6 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे और तकरीबन 6 ही होंगे हमारे पास ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन होंगे हमारे पास टोटल 12। सो दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, राइट। तो आप कहोगे कि यहाँ 6 एटम्स ऑफ 6 मोल लिखोगे आप, ठीक है, 6 मोल लिखोगे, 6 नहीं लिखोगे, क्योंकि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है ना, तो उसमें से 6 मोल होगा कार्बन एटम्स, और ऑक्सीजन के होंगे तकरीबन कोई 6 मोल, 6 ही होंगे, 6 मोल of oxygen atoms and 12 moles of hydrogen atoms. उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ग्राम ऑफ मीथेन एट 0 डिग्री एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैज डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की शायद ये बात हो रही है, मतलब एक कैलकुलेटिव चीज़ से देखा जा रहा है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मुलेशन करनी है, लेकिन इसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता दूँ। फिलहाल 1.505 इंटू 10⁻23 ये हमारे पास का आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ओनली व्हेन डैश इज ओबेड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ ओबे करना पड़ेगा, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ, ये हमें ओबे करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। उसके बाद हम चलेंगे अब ट्रू फॉल्स की तरफ जल्दी से। Okay, so true false. Let's move towards the true false. Okay, so let's the first true false है, neon has 3 isotopes and the fourth one with the atomic number 20.18। तो स्टूडेंट्स इसमें ये बात गलत है, क्योंकि नियॉन के पास जो है 3 isotopes होते हैं, लेकिन जो फोर्थ वन है, फोर्थ वन कहाँ से आ गया बीच में, फोर्थ तो होता ही नहीं है, 3 होते हैं, so false। Empirical formula gives the information about the total number of atoms present in the molecules। तो स्टूडेंट्स ये भी बात गलत है। एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली बताता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो सकते हैं और कौन से हो सकते हैं, सो ये भी फॉल्स है। ड्यूरिंग कंबशन एनालिसिस मैग्नीशियम क्लोराइड इज एम्प्लॉयड टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर्स। तो स्टूडेंट्स ये बात सच है, क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए ही मैग्नीशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, सो ट्रू स्टेटमेंट है ये। उसके बाद द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड द इंटीग्रल मल्टीपल कैन नेवर बी अ यूनिटी। जो चौथा है स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम देखें ये भी गलत है, वो यूनिटी के अलावा भी हो सकता है, सो फॉल्स। द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.79 grams of gold and 0.03 grams of sodium are equal। स्टूडेंट्स इसको तो हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, लेकिन जब कैलकुलेट करके देखोगे तो आंसर इसका फॉल्स ही आएगा। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनो एंड नाइट्रोजन आर 14 each, so 1 milligram of each gas will have the same number of electrons। तो ये बात सच है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करके देखोगे तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। सो उसके बाद है 7वां हमारे पास क्वेश्चन, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस, आइडियल एंड नॉन आइडियल। नो स्टूडेंट्स, सिर्फ मैं इसमें आइडियल गैसेस पे ही एवोगाड्रोस लॉ को अप्लाई करूँगा, सो फॉल्स हो गया ये भी। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। Okay, so the actual yield of chemical reaction may be greater than the theoretical yield। So it's last है 8वां सवाल, लेकिन ये बात गलत है, उल्ट लिखी हुई है, so false हो गया ये भी। तो स्टूडेंट्स ये तकरीबन हमारे पास है MCQs और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये ट्रू फॉल्स सब की मैंने आपको आंसर्स बताए। अब हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का फिर वेट करें, क्योंकि ये नेक्स्ट वीडियो जो है मैं अब आपके लिए बनाता हूँ।
सो अभी तक के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक्स दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन के लिंक्स को फॉलो करके आप 9, 10, 11, 12 किसी भी केमिस्ट्री को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा 9, 10, 11, 12 की बायोलॉजी, 9, 10, 11, 12 की फिजिक्स, 9, 10, 11, 12 का मैथमेटिक्स, सब आपको वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिलेंगे। एक वीडियो आप रेलिवेंट सब्जेक्ट की अगर मिल जाती है तो उसमें आपको तमाम दूसरी वीडियोस के लिंक्स लाजमी मिलेंगे इंशाल्लाह। सो स्टूडेंट्स, मेरी वेबसाइट पे भी जाइएगा, GS अकेडमी की वेबसाइट, वहाँ से इंशाल्लाह आपको मज़ीद सीक्वेंशियल सारे आंसर्स मिलेंगे। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही मेरी हौसला अफजाई करती है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखना है और दूसरों का भी। थैंक यू सो मच।